गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हमारी क्लास 12th है। सब्जेक्ट इंग्लिश, लेसन थर्ड जनरल इंग्लिश। लेसन थर्ड है हमारा ए फादर्स लेटर, एक पिता का पत्र। इन शॉर्ट में मैं आपको इस लेसन को समझा देता हूँ कि क्या स्टोरी है, कौन फादर की फॉर्म में है और बेटा कौन है। इससे बहुत बेहतर तरीके से आपको सारा लेसन समझ में आ जाएगा जब आप इसका रीडिंग कॉर्नर लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ फादर की फॉर्म में है एक बहुत ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, इब्राहिम लिंकन। आपने सुना होगा। तो जब वो प्रेसिडेंट थे तो उनका लड़का किसी विद्यालय में स्टडी कर रहा था ड्यूरिंग दिस दैट पीरियड। सो पत्राचार चलता है। उस कंडीशन में वो बहुत प्रॉब्लम फेस करता है। बालक नए स्कूल में जब वो जाता है तो एज ए फादर ऑफ ए स्टूडेंट, तो इब्राहिम लिंकन समझते हैं कि अभी उसको बहुत सारी शिक्षाएं दी जाएं ताकि वो बेहतर भविष्य के लिए तैयार हो सके। क्योंकि स्कूल में जब जाएगा तो उसके लिए माहौल कुछ अलग मिलेगा। जब उसके प्लेमेट्स, जो खेल के मैदान के जो मित्र संगी साथी होते हैं, वहाँ पर माहौल कुछ और होता है। वहाँ पर हम उनको अपने अंतर्गत ढाल सकते हैं। लेकिन जब हम विद्यालय में जाएंगे वहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ अलग होगा, वहाँ का उद्देश्य एम्स कुछ अलग होंगे स्टूडेंट के, तो वहाँ पर कुछ अलग माहौल होगा। और उस माहौल में ढलने के लिए कभी कभी हमको उनके जैसा भी होना पड़ेगा। तो कभी कभी वो उनको हम अपनी बातों को समझा भी पाएंगे और कभी चाहते हुए भी नहीं भी समझा पाएंगे। तो हर परिस्थिति से कैसे हमें फेस होना है, ये उन्होंने अपने बच्चे को समझाना चाहा। और उस स्टेज में इसलिए और ज़्यादा नेसेसरी हो गया था क्योंकि उनकी तबीयत जो थी वो ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी और वो समझ गए थे कि अब वो अपने बेटे का साथ ज़्यादा दिनों तक नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए अपने बेटे को फ्यूचर के जो इवेंट्स थे, फ्यूचर की जो फ्यूचर एक तरीके से कहा जाए तो अपने बच्चे को भविष्य के लिए तैयार करना चाहते थे। इसी स्टोरी पर बेस्ड है आपका ये लेसन थर्ड, ए फादर्स लेटर। चलिए इसके एग्ज़ाम बेस्ड मोस्ट वेवी आईएमपी क्वेश्चंस हम करते हैं जो एग्ज़ाम के आधार पर बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग इसको रिकॉल करेंगे। मैं आपको याद कराने का ट्राई भी करूंगा और जब आप एक बार इसको लिखोगे तो बहुत बेहतर तरीके से आपको ये याद भी हो जाएंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीक्वेंस में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही क्वेश्चन आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाई डज द ऑथर चूज दिस अकेजन टू एडवाइज हिज सन। वही क्वेश्चन आ गया कि इन लेखक ने यही अवसर क्यों चुना अपने बच्चे को सलाह देने के लिए। चलिए, तो मैंने बता दिया कि वो उसकी तबीयत अच्छी नहीं रह रही थी और वो समझ गया था कि अब वो ज़्यादा समय तक अपने बच्चे के साथ नहीं रह पाएगा। चलिए देखते हैं आंसर। ही चूज, डबल ओ कर लेना है। ही चूज दिस अकोजन, है ना, क्वेश्चन के अंदर है। ही चूज दिस अकोजन बिकॉज हिज हेल्थ वाज इनडिफरेंट। उनकी जो हेल्थ थी, उनकी जो सेहत थी, वो अब कुछ बदल गई थी, यानी वो अब स्वस्थ नहीं थे। हिज हेल्थ वाज इनडिफरेंट एंड ही वॉज नॉट श्योर दैट, और वो श्योर नहीं थे कि, ही वॉज नॉट श्योर दैट ही वुड बी
विथ हिज सन फॉर ए लॉन्ग टाइम, वो अपने बच्चे के साथ और ज़्यादा समय तक रह पाएंगे। इस बात के लिए वो श्योर नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये अवसर चुना। He chose this occasion because his health was indifferent. He chose this occasion because his health was indifferent and he was not sure that he would be with his son for a long time. He would be with his son for a long time. He was not sure that he would be with his son for a long time. एक बार फिर देख लें। He chose this occasion because his health was indifferent. He was not sure that he would be with his son for a long time. इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है और आई होप कि आपको ये याद भी हुआ होगा अगर आप इसको सुनेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, What happens if we prejudge people and future events? अगर हम भविष्य पर भरोसा रखने लगें, अगर हम कल्पना में जीने लगें तो क्या होता है भाई? पूर्वाग्रही बनने लगें तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। If we prejudge people and future events, we create uncalled enemies and hardship. हम बिना जाने ही दुश्मन तैयार कर लेते हैं और अपने लिए परेशानियां खड़ी कर लेते हैं। जब तक कि हम एक कहे जाए तो मनगढ़ंत हर कोई अपने अंदर एक सोच क्रिएट कर लें तो फिर इससे कभी कभी ऐसा होता है कि हम जाने अनजाने शत्रुओं का निर्माण कर लेते हैं और इसके साथ साथ ही अपने लाइफ में परेशानियां भी खड़ी कर लेते हैं। तो यही बताया गया है। इफ वी प्रीजज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स, we create uncalled enemies and hardship। बहुत सिंपल है और बहुत VIMP बहुत इम्पोर्टेंट है। If we prejudge people and future events, we create uncalled enemies and hardship। Complete। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। What is the best way to disarm hostility? सबसे अच्छा रास्ता, सबसे अच्छा राह कौन सा है जीवन से भविष्य का जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए? चलिए देखते हैं। द बेस्ट वे टू डिजार्म हॉस्टिलिटी इज नॉट थिंक इल ऑफ अदर्स। सबसे अच्छा तरीका है कि हम दूसरों के प्रति बुरा न सोचें, ये सबसे बढ़िया तरीका है। द बेस्ट वे टू डिजार्म हॉस्टिलिटी is not to think ill of others. The best way to disarm hostility, the best way to disarm hostility, the best way to disarm hostility is not to think ill of others until they try to harm you। जब तक वो आपको हार्म नहीं करते हैं, आपको जब तक वो तकलीफ नहीं देते हैं तब तक आप उसके बारे में गलत ना सोचो, ठीक है। एंड इवन देन ट्राई टू ओवरलुक देयर फॉल्ट्स। और फिर कोशिश कभी कभार अगर ऐसा हो भी जाता है तो कोशिश करो कि हम इसको ओवरलुक कर जाएं, यानी इसको नज़रअंदाज कर दें एज फॉर एज पॉसिबल, जितना संभव हो, ठीक है। The best way to disarm hostility is not to think ill of others until they try to harm you, okay, and is not to think ill of others until they try to harm you, and even then try to overlook their faults as far as possible। जितना as possible हो, जहाँ तक पॉसिबल हो उसके फॉल्ट्स को ओवरलुक करने का कोशिश करना चाहिए, है ना। तो हम हॉस्टिलिटी को ख़त्म कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लेमेट्स एंड स्कूलमेट्स? भाई
खेल सहपाठी और विद्यालय का सहपाठी में क्या फ़र्क है, मित्र में और विद्यालय के सहपाठी में क्या फ़र्क है, चलो देखते हैं। विथ प्लेमेट यू कैन हैव योर ओन वे। प्लेमेट जो होता है हम अपने हिसाब से उसको परिवर्तित अपने हिसाब से उसको के साथ चला सकते हैं, अपनी गाड़ी धका सकते हैं अगर नॉर्मली कहा जाए। विथ प्लेमेट यू कैन हैव योर ओन वे बिकॉज दे नो यू क्वाइट, आपको बहुत अच्छे से जानता है। बिकॉज दे नो यू क्वाइट वेल, यहाँ तक एक साथ बोलना पड़ेगा तो आंसर अच्छे से याद हो जाएगा। विथ प्लेमेट यू कैन हैव योर ओन वे बिकॉज they know you quite well, they know you quite well। ओके, अब यहाँ से स्कूल मेट की बात चलती है। बट विथ स्कूल मेट यू कैन नॉट डू दिस, उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यू विल हैव टू कंसीडर देयर ओन नीड्स, उसको आप अपनी उसकी आवश्यकताओं के हिसाब से कंसीडर करना पड़ेगा। यू विल हैव टू कंसीडर देयर ओन नीड्स एंड विल हैव टू एडजस्ट विद देम, और फिर आपको उसके साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा। विथ प्लेमेट यू कैन हैव योर ओन वे बिकॉज यू नो, बिकॉज दे नो यू क्वाइट वेल। बट विथ स्कूल मेट यू कैन नॉट डू दिस, यू विल हैव टू कंसीडर देयर ओन नीड्स, उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से हमें उन्हें कंसीडर करना पड़ेगा। एंड विल हैव टू एडजस्ट विद देम, और उसी के हिसाब से उनके साथ सामंजस्य बनाना पड़ेगा। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी देखते हैं, और ये एग्ज़ाम बेस्ड हैं। आई थिंक दैट ये 4th क्वेश्चन ही इस लेसन के सबसे मोस्ट VIMP क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन चारों क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो आई होप कि आउट ऑफ एग्ज़ाम नहीं होगा इस लेसन से तो कोई सा क्वेश्चन। इन चारों क्वेश्चन से ही कुछ ना कुछ, अगर इस लेसन से कुछ क्वेश्चन रखे जाते हैं आपके एग्ज़ाम पेपर में तो इससे ज़्यादा, इनसे हटकर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इनको समझिए, पहले इनको समझिए और फिर याद करने का ट्राई करें तो बहुत ही लगेगा, बहुत हम इजी वे में इनको याद कर पाएंगे। और आई थिंक दैट जब 1-2 बार आप सुनोगे तो सुनते हुए भी आपको 1-2 बार जब आप रेगुलर इसको सुन लोगे तो बेहतर तरीके से आपको याद हो जाएगा। एक बार फिर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप सुन लें। विथ प्लेमेट्स यू कैन हैव योर ओन वे, विथ प्लेमेट यू कैन हैव योर ओन वे, एक साथ बोल दें इतना। विथ प्लेमेट यू कैन हैव योर ओन वे कंप्लीट रखें। बिकॉज दे नो यू क्वाइट वेल, ठीक है, खत्म। वट विथ स्कूल मेट यू कैन नॉट डू दिस, फिर ये पूरा बोल देना है। बट स्कूल मेट यू कैन नॉट डू दिस, क्यों नहीं कर सकते? चलिए, यू विल हैव टू कंसीडर देयर ओन नीड्स एंड विल हैव टू एडजस्ट विद देम, खत्म। बिकॉज स्कूल मेट्स यू कैन नॉट डू दिस, you will have to consider their own needs and will have to adjust with them। will have to ऊपर भी है, will have to नीचे भी है, करना होगा, इसलिए यानी ये काम करना होगा, करना पड़ेगा, इस कंडीशन के लिए will have to का यूज़ करते हैं, है ना। you cannot do but schoolmates you cannot do this, okay, you will have to consider their own needs and will have to adjust with them, okay। चलिए एक नई बात सुन लीजिए। हार्डशिप इज नॉट द केस ऑफ फेलर, यानी कठिनाई, केवल और केवल कठिनाई ही असफलता का कारण नहीं होता, उसके पीछे कारण और भी बहुत कुछ हो सकते हैं। तो किसी चीज़ को कठिन समझकर ही उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको और तरीके ईजाद करें और बेहतर तरीके से उस पर अपनी कमांड को ओवरलुक करें, ओके। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्लास आपकी बंडल ऑफ साइंस के जो पॉइंट्स रह गए थे, अभी हमने सिर्फ 3 पॉइंट्स आपको अवेलेबल कराए हैं। नेक्स्ट
3 पॉइंट्स नेक्स्ट क्लास में आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग।